Pakistan Limited (BPL) is planning to commence construction of a warehouse on 1st January 2023 को उसने प्लान किया कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, planning to, okay, and is expecting to complete it by November 2023. The substantial time period required है, ठीक है, और इस substantial time period में हम इस वेयर हाउस को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। चलो, इतना सा सवाल पढ़ने के बाद मैं क्या करता हूँ कि रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। हमें अंदाजा हो गया कि सवाल क्या होगा बोरिंग कॉस्ट का, अब उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी चाहिए। रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हैं, यानी कि दो केसेस हैं हमारे पास। एक ये मैं एडमिट कर लूं, सीन आ गए हैं जी। अच्छा जी, ये दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हैं कि इफ all the payments will be made from the specific loan, इसका मतलब है ऊपर कहीं स्पेसिफिक लोन का तस्करा होगा, and if all the payments will be made from running finance facilities। running finance facilities की बात है, इसका मतलब एक से ज्यादा है, तो इसमें ये कोई जनरल बोरोइंग की बात होगी। ओके ओके, आ जाओ बेटा। अच्छा तशरीफ लाए बेटा। अच्छा जी, तो इसमें इसका मतलब है कि हमने स्पेसिफिक बोरिंग से और जनरल बोरिंग से, दोनों तरीकों से हमने इसको देखना होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। वेयर हाउस बनाना है 30 नवंबर तक है। द मैनेजमेंट वांट्स टू असर्टेन द बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस। ओके, relevant details in this respect are as below. Number 1, expected payments related to the construction of the warehouse will be as follows. 1 फरवरी को वो कह रहा है कि पहला बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पे होगा। अब भले उसने सोचा कि हम 1 जनवरी को इसकी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो पेमेंट उसकी हो रही है 1 फरवरी से हो रही है, तो स्टार्ट हम कब से करेंगे? 1 फरवरी से। तो ये हमारी स्टार्टिंग डेट होगी, ओके। और फिर खत्म कब होना है? 30 नवंबर को, ऐसा ही है। तो इट मींस 30 नवंबर इसकी जो है वो एंडिंग डेट होगी, भले हमने लास्ट पेमेंट 1 दिसंबर को करनी। जब वो काम खत्म हो गया तो अब उसकी जो है वो कैपिटलाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो हमारा जो टोटल टाइम पीरियड बनता है दैट इज 10 months। एग्रीड? ओके। द प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस्ड। हम इसको फाइनेंस कर सकते हैं। अब सोच रहे हैं कि हम क्या करें। हम इसको फाइनेंस कर सकते हैं थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेस। अब वो कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं? स्पेसिफिक लोन, बेटा स्पेसिफिक लोन, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा वो कह रहा है मे बी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस। ये दो हमारे सोर्सेज हो सकते हैं। अच्छा बेटे, रनिंग फाइनेंस किसको कहते हैं? नहीं जी बेटे, शाबाश। रनिंग फाइनेंस कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को।
रनिंग फाइनेंस बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को कहते हैं। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपके लिए नया लफ्ज नहीं है ना, ये तो आपने बैंक रिकंसिलिएशन में भी पढ़ा, अदरवाइज भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी के तौर पर लेकर जाते हैं। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं ना। अब फर्ज कर लें आपके पास 2, 3, 4, 5 तरह के बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहे हैं, मुख्तलिफ बैंकों से बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहे हैं, हर किसी का रेट डिफरेंट है, तो जनरल बोरिंग होगी ना। अब किसी भी बैंक से आप पैसे निकलवा के बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च कर सकते हैं, बात को फॉलो किया, इसलिए इसको हम जनरल बोरिंग के जुमरे में लेते हैं। बेटे सिंगल बैंक से भी हो सकता है, सिंगल बैंक से जनरल बोरिंग, वो फिर उसी से आप जितना निकाल रहे होंगे उसके ऊपर आप उतना रेट दे रहे होंगे, वो फिर जनरल नहीं रहेगा, फिर तो एक स्पेसिफिक हो गया वो रेट, उसका हमें मालूम हो। देखो जनरल बोरिंग की जरूरत कब पेश आती है, जब एक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद हो, तभी कैपिटलाइजेशन रेट आपने कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। अगर एक ही बोरिंग है, उसी बोरिंग में से आप बिजनेस के बाकी खर्चे भी पूरे कर रहे हैं और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट तो आपको मालूम हो गया ना कि उसका स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट है। उसमें फिर आपने ये देखना होगा कि कितना कितना खर्चा आप उसमें से निकाल के कर रहे हैं, तो सिर्फ उतने खर्चे को आपने कैपिटलाइज करना होगा। नहीं, वो फिर वो इनकम नहीं आ रही होगी, क्योंकि उसको आप फिर टेम्परेरी इन्वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि वो बिजनेस के बाकी खर्चों के लिए भी तो उसी को आप कर रहे हैं। देखो ना, एक आपने कर्जा लिया हुआ है, स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि एक ही कर्जा पूरे बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए भी है और उसके वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या क्वालिफाइंग एसेट के लिए भी है। अब आप टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट तो नहीं करोगे, ठीक है, उसी कर्जे से आप यहाँ तो कंस्ट्रक्शन कर रहे होगे या आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीट कर रहे होगे, फिर भी अगर फालतू पैसे बचते हैं तो आपकी अदर इनकम वगैरह में जा रहे होंगे। अगर आपने देखो स्पेसिफिक बोरिंग सिर्फ आप उसको कहेंगे जब आपने स्पेसिफिकली उसी बिल्डिंग या उसी एसेट के लिए कर्जा लिया होगा, तब आप उसकी इन्वेस्टमेंट को टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पे ट्रीट करेंगे। ठीक बात, अपना सवाल कीजिए प्लीज। हम लोन लेते हैं सर, वो तो बैंक में कैश फॉर्म में नहीं देता, अकाउंट में क्रिएट करके उसमें हम मतलब कुछ सैलरी देते हैं, ठीक है। तो वो अगर हमारा उसी बैंक में हमारा लोन पड़ा तो हमें इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, उसी लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट भी इनकम भी दे रहा होता है, ठीक है, तो वही आपकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो कम दे रहा है, कहीं उससे ज्यादा मिल सकती है, तो आप वहां से निकालते हो, निकाल कर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम नहीं निकालते तो फिर भी देखो बात बड़ी सादा सी है, आपको टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम जो भी आपका डिसीजन है उसी बैंक से मिल रही है, कहीं और से मिल रही है, स्पेसिफिक लोन के अगेंस्ट मिल रही है, तो आप उसको एडजस्ट करने के बाद कैपिटलाइज करेंगे। बड़ी सादा सी इसकी बात है, ठीक है। आगे बढ़े जी। अब ये आपका स्पेसिफिक लोन 350 मिलियन का, अभी मैं फिलहाल सिर्फ इसकी बात करूंगा क्योंकि नीचे उसने कहा था कि ए if all the payments will be made from the specific borrowing, कहते 350 मिलियन का आपने कर्जा लिया 16% पर एनम पर, टू बी obtained on 1 जनवरी 23। कर्जा कब लिया? 1 जनवरी 23 को। खर्च करना कब शुरू किया? 1 फरवरी 23 को। तो उसकी कमेंसमेंट जो होगी 1 फरवरी 2023 से शुरू होगी ना। ओके, द principal will be payable in 5 equal installments along with interest on 1 जनवरी 2024। हम उस पर 5 बराबर की किस्तें जो है 1 जनवरी 2024 से वापस अदा करना शुरू करेंगे। वापसी अदायगी का मामला जो है इसका आपसे कोई ताल्लुक इसलिए नहीं बन रहा कि आपका 30 नवंबर 2023 पे उसकी खत्म हो रही है, इसलिए वो प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट ड्यू की रकम चेंज नहीं होगी, ठीक है। Okay, withdrawal to be made from existing running finance facility. These facilities will also be used to finance other needs of the BPL. Details of these facilities are as below.
वो उसने आपको बता दिए हैं कि दो बैंक्स हैं, उनसे लिमिट ये है, ऑन एवरेज इतना आउटस्टैंडिंग रहता है, ये इंटरेस्ट रेट है, दो इंटरेस्ट रेट हमारे पास आ गए। इसका मतलब है यहाँ पर हमें कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक बात होगी जी। वेल, द सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन। अब जब ये वाली बात आती है तो इसका ताल्लुक किससे जुड़ जाता है? सरप्लस फंड का ताल्लुक किसके जुड़ता है? स्पेसिफिक बोरिंग। जनरल बोरिंग में सरप्लस फंड्स की बात नहीं होती, क्योंकि उसमें वो कह रहा है कि उससे वो अदर नीड्स भी पूरी कर रहा है, तो सरप्लस तो नहीं रहेगा ना फिर। तो सरप्लस फंड अवेलेबल फ्रॉम द लोन विल बी इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एट 10% पर एनम। उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा 10%। लेकिन सरप्लस कैसे डिटरमिन करेंगे? जैसे जैसे खर्चे होते चले जाएंगे बाकी सरप्लस को इन्वेस्ट करेंगे हम। अच्छा, अगली बात बड़ी अहम है इस सवाल में। कंस्ट्रक्शन वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी सस्पेंडेड फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जून ड्यू टू अनयूजुअल मॉनसून रेन्स। कहता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्लानिंग हो रही है। इस प्लानिंग टू, ये मैंने शुरू में इसको हाईलाइट किया था, इस प्लानिंग टू कमेंस, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी जून का महीना सस्पेंड रहेगा वर्क। अब हमने 1 फरवरी से 30 नवंबर तक 10 मंथ्स कैलकुलेट किए। अब अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन की बेस पर कितने मंथ्स काम होगा? 9। लेकिन एक्सपेक्टेशन कंफर्मेशन तो नहीं है, इसलिए आप इसको कहेंगे कि means suspension is not confirmed, therefore the period due is 10 months। लेकिन अगर आप कहें कि जी सस्पेंशन की बेस पर आपने इसको करना है, तो फिर कितना आपका होगा? कितने मंथ्स के? 9 मंथ्स की होगा। ठीक है, मैंने दोनों तरीकों से इसको वर्कआउट कर लिया, लेकिन मैं अभी आपके सामने इसकी वर्किंग नहीं शो करूंगा। मैं आपको 5-1 मिनट दूंगा जिसमें आप स्पेसिफिक बोरिंग के तहत कितनी अमाउंट कैपिटलाइज करनी है वो आप वर्कआउट करेंगे। आई गिव यू 5 मिनट्स प्लीज। आपने सिर्फ स्पेसिफिक बोरिंग पर काम करना है। ठीक है, स्पेसिफिक बोरिंग से मुताल्लिक जो सरप्लस फंड्स हैं उसकी आपके सामने मैंने बता दी 10% रेट पर इन्वेस्टमेंट होगी, और आप इसको 10 मंथ के ऊपर भी वर्कआउट करें। अभी सस्पेंशन को आप ना खातिर में लाएं, मीन्स आप यही समझें कि सस्पेंड हमने एक्सपेक्ट किया, इन एक्चुअल वो सस्पेंड नहीं होगा। 10 मंथ्स की आप देखें बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कितनी वर्कआउट होती है। पॉज कर रहा हूँ जी रिकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन बेहतर होता है 2 डेसिमल प्लेसेस तो आप लेना। ठीक है, तो देखो बेटे, इंटरेस्ट चार्ज आपका इन फैक्ट पूरे साल का बनता था 56 रुपीज। यहां तक ठीक है, क्योंकि 350 का आपने लोन लिया, 16% पे 56 बना। अब आपसे मुताल्लिक जो पीरियड है वो 10 मंथ का 1 फरवरी से 30 नवंबर, और आप सस्पेंशन कह रहे हैं 0, क्योंकि सिंस इट वाज जस्ट एक्सपेक्टेड, हुई नहीं है सस्पेंशन, आपने एक्सपेक्ट किया कि सस्पेंड होगा, तो उस बेसिस पे आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 महीनों का बनता है 46 रुपए 67 पैसे। यहां तक ठीक है जी? ऑल क्लियर? अब बात ठीक है बेटा। फिर उसके बाद टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। अब टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है वर्कआउट करना। आपको 350 रुपए मिले थे, आपने 40 रुपए खर्च कर दिए हुए थे। यहां तक इसको देखें, ये 40 रुपए 1 फरवरी को आपने खर्च कर दिए हुए थे। अब 1 फरवरी से ऑनवर्ड्स आपने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को अकोमोडेट करना ना अपने उसके अंदर। ठीक है, तो 40 रुपए तो आपने 1 फरवरी को खर्च कर दिए। अब आपके पास कितने मौजूद हैं? 310 रुपए। उसको आपने कितने महीनों के लिए? 31 मार्च, क्योंकि अगला एक्सपेंडिचर 31 मार्च को आप कर रहे हैं। ये 31 मार्च को
या 1 अप्रैल को 31 मार्च तक आपने 120 रुपए आपके पास वो खर्च नहीं हो रहे थे, 1 अप्रैल को आपने किया, तो इट मीन्स 31 मार्च तक 2 महीने बनते हैं, वो 2 महीनों की आपकी इंटरेस्ट इनकम 5.17 है। उसके बाद 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक का पीरियड आपने 350 में से 40 पहले खर्च किए, 120 आप खर्च किए, बाकी 190 रह के 10 महीनों के लिए 10% पे 5 महीनों के लिए आपने उसको इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये 5 महीने आपके 1 अप्रैल से 31 अगस्त, क्योंकि अगली पेमेंट 1 सितंबर को आप कर रहे हैं, अगली पेमेंट आप 1 सितंबर को कर रहे हैं, तीसरे बिल की 100 रुपए की। तो अब ये जो पेमेंट आपने की, आपके पास 1 सितंबर से 30 नवंबर तक 3 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी हुई है? 350 माइनस 40 माइनस 120 माइनस ये वाला 190 रुपए, 10% पे 3 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट 2 रुपए 25 पैसे आपको इनकम दे रही है। टोटल इनकम आपको 15 रुपए 34 पैसे आ गई वहां से, उसमें से लेस की तो 31 रुपए 33 पैसे आपकी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड है। एग्रीड? रुपीज इन 1000 or million, whatever. Rupees in million. Okay, 31.33. Any questions? आनंद साहब को ठीक है बेटे तुम्हारे? ऑनलाइन बच्चे सारे क्लियर हैं? यस सर। ओके, यस सर। चलें, गुड सर। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, बल्कि रोहा और माहा आप लोग बताओ, क्लियर है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। क्लियर है? हाँ, क्लियर है, आपको समझ आ रही है? जी चल, आपने आज क्लास में नहीं आना था? सर, मैं लेट हो गई थी सुबह, इसलिए नहीं आ सकी। खैर रखे। जी अच्छा जी, अब जनरल बोरिंग की तरफ हम आते हैं। अब जनरल बोरिंग की बात वो क्या कर रहा है? जनरल बोरिंग में वो ये बात कर रहा है कि हमने ए और बी 2 बैंक हैं, वहां से ये कर्ज, अच्छा जो होती है ना आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट, वो एक फैसिलिटी होती है जिसमें मैक्सिमम हम ये कर्ज ले सकते हैं, और इसकी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स बाज़ वर्किंग होती है। उसने इस क्वेश्चन में, क्योंकि है 4 नंबर का सवाल, इसलिए उसने बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से आपको 2-4 नहीं किया, उसने बता दिया कि ऑन एवरेज हमारी इतनी अमाउंट ड्यू रही सारा साल। ठीक है, अदरवाइज आपको मालूम है कि बैंक ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे उसमें मजीद पैसे आते हैं वो पिछले लोन को कवर कर लेते हैं, और फिर जब विड्रॉ करते हैं तो वो लोन बनता है। ठीक है, वो उस तरह का भी एक सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन वो भी है, लेकिन फिलहाल इसमें आपने बात ध्यान में रखनी है, आपने लिमिट को नहीं देखना, बल्कि आपने एवरेज अमाउंट को कंसिडर करना। ठीक है, लिमिट को आपने कंसिडर नहीं करना, आपने एवरेज अमाउंट को कंसिडर करना। ऑलराइट, अच्छा, अब ए और बी की एवरेज अमाउंट 220 और 280 है, और ये रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स हैं। हमें कैपिटलाइजेशन रेट वर्कआउट करना है, तो वर्कआउट कीजिए जी कैपिटलाइजेशन रेट सब बच्चे। ए एंड बी का कैपिटलाइजेशन रेट सब बच्चे जल्दी से वर्कआउट कीजिए। आपने 14.2% वर्कआउट कर लिया कैपिटलाइजेशन रेट। अब देखिए, अब जब आप जनरल बोरोइंग पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कितनी रकम पे होगा? आई गिव यू टाइम, वर्कआउट कीजिए जी। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड जनरल बोरोइंग करेक्ट, बताएं मुझे, अमाउंट बताएं कितनी इसकी बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कितनी आपकी वर्कआउट होती है?
यूज करें यहाँ पर। एक पहली पेमेंट जो हुई है वो 1 फरवरी को हुई है, दूसरी पेमेंट कब हुई है? 1 अप्रैल को। तीसरी पेमेंट कब हुई है? 1 सितंबर को। और उसके बाद जो है वो टाइम से बाहर निकल जाती है। तो इन सब को आपने उनके पीरियड ड्यू पर लेना है ना, 14.2%। इसका पीरियड 30 नवंबर तक कितना बनता है? 10 months। 10/12। इसका 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक कितना बनता है? 8/12। 8/12। ठीक है। और इसका 1 सितंबर से 30 नवंबर तक कितना बनता है? 3/12। 3/12। ठीक है। तो परसेंटेज लेकर आप उसको 8/12, 10/12, 8/12, 3/12 कर लेते हो तो ये अमाउंट आपके पास आ जाती है 19। सर ये एंड वाला एक मत नहीं आना था 1/12 सर, ये तो सितंबर अकेला आना था। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर लास्ट में सितंबर अकेला नहीं आना था, 3/12 की बजाय 1/12। बेटे सितंबर आपका खत्म कब हो रहा है काम? 30 नवंबर को खत्म हो रहा है ना। जी जी 30 नवंबर तक की आपने वर्किंग करनी है ना। जी सर। आपने लास्ट वाला जो है वो गलत किया, बाकी ठीक था आपका। और यही आप वर्किंग जो है इसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक और ऑल्टरनेटिव वे मैंने आपको बताया कि आप उसका जो है वर्कआउट कर लीजिए एक प्रोडक्ट, यानी कि 40 को 10 महीनों से, 120 को 8 महीनों से और 100 को 3 महीनों से मल्टीप्लाई करें, आपका टोटल 1660 की प्रोडक्ट आ गई। इसको इकट्ठे 12 से तकसीम करके 14.2% ले लें। आपको अगर समझ आती है तो ब्लैक वाली इंक से जो मैंने किया है इसको पिक करें, अगर ये समझ नहीं आती तो छोड़ दें। ये जस्ट एक मैथमेटिकल वे आउट है इसको करने का। ठीक है जी। Yes sir। 1660 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। और क्या आता है जी डिवाइड बाय 12 करके आपके पास क्या फिगर आती है? 138.3। 138.3। 14.2%। क्या अमाउंट आती है जी? 19.64। ठीक है। तो डिपेंड करता है आप मैथमेटिकली किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, आप दोनों में से कोई एक मेथड अपना लें। जो आपको मैथमेटिकली समझ में आता है वही दुरुस्त है। एग्रीड? यानी कि बार बार 12 से डिवाइड करने के बजाय एक ही मतलब 12 से डिवाइड कर देंगे प्रोडक्ट को, आंसर तो मैथमेटिकली सेम ही आएगा ना। ठीक है। लो जी, ये क्वेश्चन था पास पेपर का, मार्च 2023 का जी। तो इसका मतलब है कि बोरिंग कॉस्ट आपकी कंप्लीट है, आपने पास पेपर का, रिसेंट पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके। मैंने जस्ट 9 मंथ्स को वर्कआउट किया, लेकिन आप 9 मंथ्स पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करेंगे। अगर उसने एग्जाम में कहा होता कि जी ये प्लान नहीं है बल्कि इन एक्चुअल है, तो आप फिर 9 मंथ्स पे वर्किंग कर रहे होते। तो मैंने सिर्फ ये वर्किंग इसलिए शो कर दी है कि अगर 9 मंथ का हो तो आपने किस तरह से उसको टैकल करना है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है।
ये मैंने किया व्हाट इफ द वर्क रिमेन सस्पेंडेड फॉर द मंथ ऑफ जून। तो ये 9 मंथ पे मैंने इसकी वर्किंग की है, बाद में आप देख लीजिएगा। मैं नए क्वेश्चन की तरफ जाना चाह रहा हूँ। इसका बाय द वे सजेस्टेड सॉल्यूशन भी जो है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए पेश कर दिया है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको क्वेश्चन काबू में आ गया।